नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के नमस्कार एमपी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। तो दर्शकों, दिन की शुरुआत होनी चाहिए कुछ खास और हमारा नमस्कार एमपी हर दिन आता है 12 से 12:55 के बीच में और हम कुछ नए मुद्दों के साथ हाजिर होते हैं आपके साथ। तो आज भी हाजिर हैं और सबसे पहले दिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास तरीके से और जानते हैं आज की तिथि के बारे में। तो आज की तिथि है, जैसा कि दर्शकों आज तारीख है 4 मार्च 2023, दिन है शनिवार का, विक्रम संवत 2079, फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। तो दर्शकों आज है प्रदोष काल और प्रदोष काल में हम करते हैं शिव जी की आराधना। तो आज का दिन बहुत ही ख़ास है, आप इस दिन को अच्छे से पूजा पाठ करके भी निकाल सकते हैं क्योंकि प्रदोष का समय है। तो आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ पलट लेते हैं इतिहास के पन्ने। तो जानते हैं आज का इतिहास। आज का इतिहास, जैसा कि आज 4 मार्च 2023 है और आज ही के दिन 1788 को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता गजट का पहला प्रकाशन हुआ था। आज ही के दिन 1922 में प्रसिद्ध गुजराती रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री दीना पाठक का जन्म हुआ था। 1930 को फ्रांस में आई भयंकर बाढ़ से करीब 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और आज ही के दिन 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। सेनानियों में 1977 में आए जबरदस्त भूकंप से लगभग 1541 लोगों की मौत हो गई थी। और 1980 में भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का जन्म हुआ था। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों को अपनी परित्यागता पत्नी एवं बच्चों को 1999 में जीवन निर्वाह भत्ता देने की घोषणा की गई थी। और आज ही के दिन तालिबान ने 2001 में मूर्तियों को खरीदने की ईरान की पेशकश ठुकराई थी। हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर मदन लाल मधु को 2008 में प्रतिष्ठित सम्मान मीडिया यूनियन में स्वर्णाक्षर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2008 में ईरान के खिलाफ नई कुछ पाबंदियां लागू की गई थी। राजस्थान के पोखरण में 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण का परीक्षण किया गया था। और आज ही के दिन व्लादिमीर पुतिन ने 2012 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव किया था। और आज बहुत ही खास दिवस है, आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी हम मना रहे हैं। तो दर्शकों, ये था आज का बहुत ही अच्छा और स्वर्णिम इतिहास। अब बारी आती है इतिहास के बाद कुछ सुविचार जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में बेहद ज़रूरी होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का सुविचार। आज का सुविचार है कि जिंदगी में हीरा परखने से ज़्यादा ज़रूरी है किसी की पीड़ा को परखना। बिल्कुल सही कहा है। आपको अपने किसी हीरे को परखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी पीड़ा को परख पाएँ और वही इंसानियत होती है। इसी सुविचार के साथ हम आज के कार्यक्रम को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी बताना ये है मुझे कि जैसे मैंने इतिहास में आपको बताया कि आज जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो बनाया जा रहा है उसकी शुरुआत क्यों की गई और उसकी स्थापना कब की गई, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आज हमारा जो कार्यक्रम है वो लाइव फ़ोन इन है और अगर आपके कोई कॉल्स हों और कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इन फ़ोन नंबर्स पर 075523366009 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं 180023300040। एक बार फिर से नोट कर लीजिए 0755266009 और एक निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं 180023300040। तो ये थे नंबर्स और अब बारी आती है कि हम आपको आज का विषय बताएं। और आज का विषय बहुत ही खास है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और ई वेस्ट प्रबंधन किस तरह से किया जाए, इसी विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही ख़ास बात है। और इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है वो 4 मार्च 1966 से मनाया जा रहा है और इसके मनाने का उद्देश्य जो है वो भी बहुत ख़ास है। वो इसलिए ख़ास है क्योंकि इस दिन जो है
हम सुरक्षा, देश की जो सुरक्षा है उसको लेकर काम करते हैं। और जैसा कि दिवस का उद्देश्य है वो खाद्य पदार्थ, मिलावटी जो चीज़ें होती हैं वो हुई, गरीबी हुई, स्वच्छता हुई, इन सभी को लेकर हम सुरक्षा दिवस पर सोचते हैं। लेकिन उसके साथ बहुत ज़रूरी है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए हमें ई वेस्ट से बचना होगा। और ई वेस्ट क्या है और ई वेस्ट से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह से उसका सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे आज के स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राजेश सक्सेना जी हैं जो कि वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं मैपकास्ट भोपाल में, और हमारे साथ कवि महोदय भी हैं, श्री तेज सिंह ठाकुर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि महिलाओं की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारे समाज, देश के लिए, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे और ढेर सारी बातें आज करने वाले हैं। लेकिन आज हम विशेषतः बात करेंगे कि पर्यावरण पर हमें किस तरह से हमें उसका बचाना चाहिए, उसकी सुरक्षा किस तरह से करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम ई वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करें। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। तो डॉक्टर साहब, आप बताएं हमारे दर्शकों को कि ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले तो सभी मेरे जो दर्शक हैं हमारे, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जागरूक बने। जैसा कि आपने पूछा कि ई वेस्ट क्या होता है, हम बहुत सारा वेस्ट सुनते आ रहे थे। घर से निकलने वाला कचरे के बारे में जानते हैं, हम दूसरे वेस्ट के बारे में, प्लास्टिक के बारे में जानते हैं, कागज़ के बारे में जानते हैं। पर जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधाओं में हमारी वृद्धि हुई, ई वेस्ट एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडराने लगा। हम बचपन में सुनते थे कि विज्ञान हमारे लिए वरदान है कि अभिशाप, इस पे एक लेख लिखना पड़ता था। बिल्कुल। अब वो जो विज्ञान ने हमको भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि की, हम 1 मिनट में अमेरिका से लेके और ऑस्ट्रेलिया तक बात कर सकते हैं, हम कुछ भी नोटों का आदान प्रदान कर सकते हैं। पर वो जो जिस माध्यम से हम ये सब काम करते हैं, वो जब हम डिस्पोज करते हैं, पुराना हो जाता है, वो हमारे लिए खतरे को जन्म दे रहा है। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जितना भी मोबाइल है, हमारे कंप्यूटर हैं, लैपटॉप्स हैं, इवन हमारे घर के रेफ्रिजरेटर हैं, हमारे एसीज हैं, इस तरह के जो भी इक्विपमेंट, जैसे हमारी गाड़ियों में, पुरानी गाड़ियों को अभी स्क्रैपिंग का एक अधिनियम बना के 15 साल से पुरानी गाड़ियों को चला नहीं सकते, स्क्रैप कराना होगा। सब में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, और ये वेस्ट हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं और हमारी निजी ज़िंदगी में ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखने लगे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि इसके स्रोत क्या हैं, जो कि हम अगर इनकी बात करें तो ये जो उपकरण हैं वो क्या स्रोत हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल से जैसा कि अभी मैंने आपको बताया जी, इसके मेजर स्रोत हैं जो हमारे 3 अगर कैटेगरी हम बढ़ाएं, तो एक जो वाइट कलर के हमारे जो ये वेस्ट होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है हमारा, फ्रिज है हमारे घर में, और भी इस तरह के जो बड़े बड़े उपकरण, वॉशिंग मशीन है हमारी। और दूसरा स्रोत जो होता है वो हमारा इससे छोटे वाले होते हैं, जैसे हेयर ड्रायर है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप। तीसरा हमारा जो ग्रे श्रेणी में आते हैं वो हमारे मोबाइल्स हैं। तरह तरह के आप देख रहे हैं हर साल मोबाइल का मॉडल बदल जाता है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, वो 1 साल बाद मोबाइल को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी तरह दूसरे उपकरण जो आ रहे हैं वो भी डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये कहाँ जाता है ये हम नहीं सोच रहे हैं। हम तो अभी उसको कचरे के साथ फेंक दिया करते हैं। लोगों में जन जागरूकता का अभाव है। बिल्कुल ज़रूरी है। और मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसा कि आपने इनको 3 कैटेगराइज किया, 3 तरह के बिंदुओं में, तो इसका उद्देश्य क्या था, क्यों इनको अलग अलग कैटेगरीज में डाला? जैसे कि वाइट जो स्रोत बताया, वाइट उपकरण जो हैं, ग्रे हैं, ब्राउन हैं, इसका कैटेगराइज करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जो बड़े वाले स्रोत हैं हमारे, जैसे एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज है, ये बड़े आइटम होते हैं, इनका ट्रांसपोर्टेशन अलग ढंग से होता है। दूसरा जो छोटे होते हैं, मध्यम आकार के होते हैं, उनका अलग होता है। और जो तीसरे आकार के जो ग्रे श्रेणी में आते हैं बहुत छोटे होते हैं। तो इनका जब हम निष्पादन करते हैं, है ना, तो उसके लिए हमें सुविधा भी होती है, और अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों जो हार्मफुल रसायन होते हैं, हमारे तत्व होते हैं, उनको निकालना आसान हो जाता है सेग्रीगेशन में। इसलिए इनको कैटेगरी में हमने बांटा हुआ है।
तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहती थी कि हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में ये बताएं कि इनमें कौन कौन से हानिकारक पदार्थ जो होते हैं जो जो कि हानि पहुंचा सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, उसके बारे में भी हमारे दर्शक। देखिए, जो ई वेस्ट की बात हम करते हैं, इसमें जो भी उपकरण बनाए जाते हैं, जी मुख्यतः 3 कंपोनेंट होते हैं उसमें। कुछ मेटेलिक पार्ट होता है, नॉन मेटेलिक पार्ट होता है जिसमें प्लास्टिक वगैरह भी होते हैं, और तीसरा जो छोटे छोटे चिप और सर्किट्स होते हैं उसमें बहुत सारा हार्मफुल रसायन होते हैं, जैसे कि कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, हमारा पारा होता है, लेड होता है। ये सब बहुत सारे हार्मफुल रसायन होते हैं जिनसे कि हम ये उपकरणों को छोटे छोटे सूक्ष्म, आजकल तो माइक्रो लेवल पे बन रहे हैं, माइक्रो चिप्स भी बनने लगी हैं, जी। इनमें इनका उपयोग किया जाता है, जो जी। कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत प्रतिकूल होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ये इस पर हमें सोचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से चारों तरफ से घिर चुका है हर एक आम आदमी। और अगर आप इन चीज़ों से घिर चुके हैं तो आपको ही इनसे निकलने का रास्ता भी ढूंढना है, और इसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं वो आपको समय समय पर जागरूक करते रहेंगे हमारे माध्यम से और भी अनेक माध्यमों से। तो चलिए, हमारे साथ कवि महोदय भी हैं, हम उनसे भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कब से आप अपनी कविताएं लिख रहे हैं, कितना समय हो गया आपको? मैडम ऐसा है, मैं जो है जी 1971 में जब मैं 11th का एग्ज़ाम जब दे रहा था जी तो पंचवटी पढ़ रहा था, जी मैथिली शरण गुप्त की। जी और पंचवटी पढ़ते पढ़ते कुछ पंक्तियाँ मेरे को मस्तिष्क में आई कि नींद क्यों आती है, क्यों रोज़ हमें सुलाती, ना जाने किन सुख सपनों में यूँ रोज़ घुमाने ले जाती। वाह। बस ये कुछ जो पंक्तियाँ जो आई, जी उसके बाद रेगुलर तो नहीं रहा, लेकिन ये एक बीज जो है एक कविता का, ये मेरे अंदर पड़ गया। उसके बाद मैं जब जॉब में आया जिला सिवनी में, उसके बाद फिर वहाँ कुछ माहौल मिला मेरे को, जी तो वहाँ मैं फिर सक्रिय हुआ। उसके बाद होशंगाबाद आया तो होशंगाबाद में उतना अच्छा माहौल नहीं मिला। जी होशंगाबाद के बाद जब भोपाल में मेरा आना हुआ तो यहाँ अच्छा माहौल मिला मुझे, तो इसमें मैंने काफ़ी काम किया है इस पर। जी। और तो आप हमारे दर्शकों को कोई कविता सुनाना चाहें जो बिल्कुल कुछ पर्यावरण से जुड़ी हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा। कोई आप कविता सुनाना चाहे तो प्लीज़। पर्यावरण से वैसे मैं सोचता हूँ कि अपनी जो अभी पसंदीदा कविता हो वो सुनाएं हमारे अभी दर्शकों जो फागुनी माहौल जो चल रहा है मौसम का, को। जी बिल्कुल। इसमें मैं समझता हूँ मैं अच्छा रहेगा। जी वैसे तो मेरी और भी कविताएं हैं, जैसा कि आप बोल रही हैं उस प्रकार का भी, जी। लेकिन मैं ये वाला सुनाना चाहता हूँ जी क्योंकि इसमें एक आध्यात्मिक भी पुट है। जी जो मैंने जो गीत लिखा है, क्या है कि जब भी होली की बात आती है तो होली की बात आए और कान्हा हमारे कृष्ण कन्हैया की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो हमारे होली के सूत्रधार हैं, और कान्हा से यदि हमको होली खेलना है तो गोपी बनना बहुत ज़रूरी है। जी और गोपियाँ जो हैं ये कोई साधारण आत्माएं नहीं थी, ये बहुत ही पवित्र आत्माएं थीं, और पूर्व में पुरुष रूप में रही हैं ये। बाद में जब उन्होंने भगवान से जब चाहा कि हम तो आपसे प्रेम करना चाहते हैं, तो उनको नारी देह मिली भगवान कृष्ण के समय में। तो ये बहुत ही पवित्र आत्माएं थीं और समर्पित भाव से उन्होंने होली खेली है भगवान कृष्ण के साथ में। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितने भी पुरुष वर्ग हैं, ये वास्तव में कोई ये भी नारी स्वरूप हैं, क्योंकि हम मायाधीन हैं। हम मायाधीश नहीं, मायाधीन है। वो माया चूँकि नारी स्वरूप है, इसलिए हम भी सब नारी स्वरूप हैं। तो आइए इस फागुनी माहौल में, उस होली के माहौल में हम इस गीत का श्रवण करें। जी। कान्हा के संग खेलूं होली, कान्हा के संग खेलूं होली, अपने रंग में रंग दे मोहे, तन मन मोरा अब है तो है
मैं तो तुमरी होली कान्हा के संग खेलूं, होली कान्हा के संग खेलूं होली। भर भर मारे मोहे पिचकारी, गीली साड़ी कर दी सारी, रंग दी मोरी चोली, कान्हा के संग खेलूं होली, कान्हा के संग खेलूं होली। बहुत ही सुंदर। मोहे पकड़ कर बैया मरोड़े, मैं तो छुड़ाऊं पर नहीं छोड़े, करत है मोह से ठिठोली, कान्हा के संग खेलूं होली, कान्हा के संग खेलूं होली। और ये अंतिम बंद है कि लाल करे मोरे गाल गुलाबी, लाल करे मोरे गाल गुलाबी, चैन चुराए बाके नैन शराबी, मैं समझूं बाकी बोली, कान्हा के संग खेलूं होली। बहुत ही सुंदर कविता आपने हमारे दर्शकों को सुनाई। अब जो कविता है उसी को आगे लेते हुए बहुत अच्छी आपने कविता जो सुनाई हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। मैं सुनकर मुझे इतना आनंद आ रहा है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी आनंद ले रहे होंगे। तो अब आगे जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, तो बात जारी है और हम ई वेस्ट का प्रबंधन क्यों करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक खतरा है देश के लिए, हमारे समाज के लिए, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो सर अब हम कारणों के बारे में जानना चाहेंगे कि जो ई वेस्ट के जो कारण हैं जो बढ़ते जा रहे हैं वो क्या हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ई वेस्ट जो बढ़ने का सबसे बड़ा एक कारण है हमारी बढ़ती हुई मांगें, आवश्यकताएं और उपभोक्ता संस्कृति जी। आप देख रहे हैं नए नए आविष्कार होते हैं विज्ञान के माध्यम से और नए नए मॉडल रोज आते हैं ई वेस्ट के। आप एसी की बात करें, पहले एक साधारण एसी आता था, फिर इन्वर्टर वाला एसी आ गया, अब इस तरह की एसी आ गया कि जितने आदमी कमरे में बैठे होंगे उस कैपेसिटी में कूलिंग करेगा। तो नए नए आविष्कारों से नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उसके कारण वो 1-2 साल में जो भी उपकरण आते हैं वो पुराने हो जाते हैं और नया मॉडल खरीदते हैं। खरीदने के बाद इन सब चीज़ों को वो वेस्ट के रूप में फेंक दिया जाता है और ये अल्टीमेटली जहाँ फेंका जाता है, डंप किया जाता है, वो हमारी भूमि है, धरती है, उसमें से ये आगे जाता है, पानी में जाता है, वातावरण में जाता है और कुल मिलाकर धीरे धीरे ये कहा जा सकता है कि इस तरह की जो उपभोक्तावादी ई वेस्ट की संस्कृति आ रही है उससे हम जिस पेड़ में बैठे हैं उसी को काटने में धीरे धीरे लगे हुए हैं जी। और एक मुझे एक कारण ये बताइए कि जिस तरह से हमारे गैजेट्स का इस्तेमाल या जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल बढ़ रहा है उससे पृथ्वी को, भूमि को किस तरह से नुकसान होगा और जो उर्वरक क्षमता है उसमें क्या कमी आएगी, वो भी हमारे बहुत सोचने वाली बात है, इसलिए हमारे दर्शकों को आप इसके बारे में बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। हम हमारे देश में एक तरफ हम प्राकृतिक खेती की बात करने लगे हैं, रासायनिक खेती से हम ऊब चुके हैं, उसके दुष्परिणाम हम देख रहे हैं, बढ़ता हुआ कैंसर। पंजाब से जो ट्रेन चलती हैं मुंबई के लिए बोला जाता है कैंसर ट्रेन बोला जाता है, और इस तरह का जो डंप हो रहा है ई वेस्ट वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि मिट्टी में हमारी उर्वरक क्षमता होती है वो प्रदूषित हो रही है, क्योंकि जो ई वेस्ट होता है उसमें लेड होता है, कैडमियम होता है, मरकरी होता है, क्रोमियम होता है। ये जब रिलीज होते हैं तो मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता को ख़त्म करते हैं, उसे विषाक्त करते हैं। दूसरा, इस मिट्टी में जो पौधे या फसल हम उत्पादन करते हैं उन फसलों के माध्यम से उस फसल जब बाजार में आती है और हम उसको खरीद के खाते हैं तो हमारे शरीर में वो चीज़ पहुंच रही है। मिट्टी से जो पानी बह के हमारे नदी नालों जो जल स्रोत है उसमें जाता है तो वो जल स्रोतों के जो जीव जंतु हैं उनको नष्ट करता है।
और जो हम डिस्पोजल की विधियां हैं, चाहे वो लैंडफिल हो हमारा, चाहे इंसिनरेशन हो, इससे गैसेस फार्म में वो जो जहरीली गैसेस जी। वातावरण को जाती है और प्रदूषित करती है। जी। तो कुल मिला के ये हमारे लिए एक आगे चल के भयावह स्थिति पैदा होने वाली है, जी। जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में कहीं ना कहीं अपना योगदान कर रही है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात है कि हम बड़े बहुत ही आसानी से किसी चीज़ को खरीद लेते हैं। अगर हम देखें तो मध्यम वर्गीय परिवार जो हैं वो इस दौड़ में सबसे ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी आसानी और अपनी चीज़ों को कम समय में करने के लिए हम उपकरणों को ले लेते हैं, और उसके बाद उसका जो दुष्परिणाम है वो कहीं ना कहीं दुष्कर हो जाता है। मुझे आपने बताया कि भूमि को क्या क्या नुकसान हो सकता है, अब मुझे ये बताइए कि वायु और जल को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं ये जो ई वेस्ट है। देखिए, एक पहले कहावत होती थी, पानी पीजिए छान कर, दोस्ती कीजिए जान कर। पहले हमारे जल स्रोत ऐसे होते थे, मेरा खुद का अनुभव है कि हम कुएं का पानी भी पी लेते थे, एक कपड़ा लगा के छान लिया जाता था। और आज हो गई है बिस्लरी बोतल की संस्कृति, हम कहीं भी जाते हैं हमें बोतल का पानी चाहिए कई जगहों पे इतना। और इसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम मानव स्वास्थ्य पे भी हो रहा है कि जो TDS होता है, एक शब्द होता है, टोटल जो डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, वो हमारे नहीं मिल रहे हैं और हमारे घुटने के दर्द, शरीर के इस तरह की बहुत सारी व्याधियां हो रही हैं। तो पानी में जाने से हमारे जल स्रोत खराब हो रहे हैं, पीने लायक पानी नहीं रह गया, उसमें जो जीव जंतु जैसे मछलियाँ या इस तरह की चीज़ें जो बाजार में एक खाद्य पदार्थ के रूप में भी उपयोग करती हैं, उनके माध्यम से ये विषाक्त जो कण हैं वो मानव शरीर में जा रहे हैं। और जो वातावरण में जा रहे हैं वह हमारे जो एक गैसियस कंपोजिशन होता है वातावरण का, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, वो हमारी विषाक्त कर रही है। और उसका असर हमारे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम देख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि फरवरी का महीना ख़त्म हुआ ही है और कितना टेम्परेचर बढ़ गया है, हमारे पोलर जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है वो पिघल रहे हैं। तो इस तरह का कुछ मिला के पूरे संसार पे इसका भयावह खतरा मंडरा रहा है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। अब थोड़ा सा मैं कवि महोदय के साथ बात कर लेते हैं हम, और उनसे जानते हैं कि आपकी जो कविताएं हैं उसमें एक कोई और ऐसी कविता जो हमारे दर्शकों को, जो आपकी बहुत प्रचलित रही हो, बहुत पसंद की गई हो, दर्शकों को सुनाएं। जी, होली का महोत्सव चल रहा है और 8 तारीख को होली है, तो उससे संबंधित अगर कोई और कविता आप सुनाना चाहें तो वो भी सुना। और एक फागुनी वाला ही गीत है, बड़ा प्यारा गीत है ये भी जी। कि आ गए हैं मौसम फिर मादक मधुमास के, आ गए हैं मौसम फिर मादक मधुमास के, आ जाओ प्रियतम घर अपने इस दास के, आ गए हैं मौसम फिर। ओढ़ लिया टेसूने केसरिया शाल है, अमवा की बोरों पे इतराती डाल है, ओढ़ लिया टेसूने केसरिया शाल है, अमवा की बोरों पे इतराती डाल है। तो अंग अंग थिरके हैं फिर से पलाश के, आ जाओ प्रियतम घर अपने इस दास के, आ गए हैं मौसम फिर। सावन की सांझ मिले फागुन के द्वार से, नैन नैन भारी है कजरन के भार से, मिट गए हैं अंतर अब हास परिहास के, आ जाओ प्रियतम घर अपने इस दास के, आ गए हैं मौसम फिर। खेतों में बिखरी सरसों की सुगंध है, यौवन पर लाज का फिर क्यों प्रतिबंध है, झूम रही अलसी संग हरी हरी घास के, आ जाओ प्रियतम घर अपने इस दास के, आ गए हैं मौसम फिर।
टेसू को देख देख आग लगे अंतर में, और रंग से नहाए धरा अबीर उड़े अंबर में। बीते पल जाग उठे सोए एहसास के, आ जाओ प्रियतम घर अपने इस दास के। आ गए हैं मौसम फिर। अब अंतिम छंद है कि लिखे कैसे चूनर पर प्रीत के निबंध को, एक सूत्र में बांधे कैसे इन छंद को। लिखे कैसे चूनर पर प्रीत के निबंध को, एक सूत्र में बांधे कैसे इन छंद को। कि शब्द शब्द बिखरे हैं तुम बिन अनुप्रास के, आ जाओ प्रीतम घर अपने इस दास के। आ गए हैं मौसम फिर मादक मधुमास के, आ जाओ प्रीतम घर अपने इस दास के। बहुत ही सुंदर कविता आ जाओ प्रीतम अपने इस दास के। और जो कविता है वो वाकई में बहुत ही सुंदर कविता थी। और जैसा कि दोनों ही जो कड़ियाँ हैं वो जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं मनोरंजन भी बहुत ज़रूरी है जीवन में, उतना ही ज़रूरी है किसी भी विषय को लेकर आपकी संजीदगी, आपको उसके प्रति जागरूक होना भी बेहद ज़रूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है आज, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं और उसमें हम पर्यावरण की सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं इसको लेकर बात कर रहे हैं। तो अब हमारे साथ डॉक्टर राजेश हैं। सर, मैं ये जानना चाहती थी कि रिसाइकल की क्या प्रोसेस होती है, ई वेस्ट जो होते हैं किस तरह से उसको रिसाइकिल किया जा सकता है और रिसाइकिल की विधियाँ क्या हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे देखिए, अभी मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि जैसे बहुत सारे नियम बनाए हैं जी, खाद्य मिश्रण के लिए नियम बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाया गया है, पर्यावरण का एक्ट बनाया गया है। उसी तरह सरकार भी चेती है और सरकार ने इसके लिए कड़े नियम बनाए हैं। जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उन्होंने 2022 में इसको फाइनली फ्रेम किया है। इसके पहले 2016 में भी नियम था। हमारे ये नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2023 की डेट निर्धारित की गई है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि सिंगल यूज पॉलीथीन को बैन किया गया है और 120 माइक्रोन से नीचे की जो भी पॉलीथीन यूज करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा। नगर निगम या सरकारी माध्यम के द्वारा इस पर नज़र रखी जा रही है। अब इस नियम तो बन गए हमारे, इसका पालन कराना हमारी सरकारी एजेंसीज के लिए भी बाध्यकारी हो गया है कि इसको हम देखें, मॉनिटरिंग करें। और जो आपने एक प्रश्न पूछा कि इसको रिसाइकिल कैसे किया जाए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो वेस्ट मैनेजमेंट की बहुत सारी विधियां हैं और ख़ास तौर से जो ई वेस्ट का निष्पादन करते हैं उसके लिए एक लैंडफिल होता है। आपने देखा होगा कि ये सब कचड़े को ले जाके और एक जगह डंप कर दिया जाता है और उसके ऊपर मिट्टी से लीप दिया जाता है और उसको एनारोबिक कंडीशन में वो डिकम्पोज होता रहता है। ये एक बहुत प्रचलित और सस्ता साधन है, किंतु इसके बहुत नुकसान भी हैं। अगर हम भोपाल की बात करें तो भानपुरा खंती हमारी बहुत थी, इसके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में भी दुष्परिणाम होते हैं। दूसरा हमारा एसिड वाश होता है जिसके लिए हम छोटे छोटे चीज़ों को, और इसमें एक चीज़ निष्पादन की और भी विधि है कि जो बड़े आइटम्स होते हैं उनको एक साथ निष्पादित नहीं कर सकते, हम उनको छोटे आइटम्स में हम तोड़ते हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन भी उसका सरल होता है। और चूंकि ये जो ई वेस्ट होता है इसमें आपका प्लास्टिक भी होता है, इसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पार्ट भी होता है, और जो विषाक्त पदार्थ मैंने आपसे बताया वो लिथियम, क्रोमियम, मरकरी, कैडमियम, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। तो एसिड वाश करते हैं तो इनमें ये चीज़ें निकल आती हैं। खासतौर से इसमें दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमारा मेटल्स होते हैं वो उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं और इनको फिर हम सेग्रीगेशन कर करके और अलग फिर हम इनको करते, इंसिनरेशन भी करते हैं। आपके प्रश्न को सुनेंगे हम, आपके उत्तर को, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, भोपाल से हैं शैलेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में शैलेंद्र जी आपका। जी नमस्कार जी, प्रश्न करें अपना। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब आजकल का जो यूथ है वो नेचर से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि वो टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, जबकि पर्यावरण से जुड़ाव नहीं है। तो उसके लिए
मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार हम अपने टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी हमारी कम हो, हम नेचर से ज्यादा जुड़े, और किस प्रकार हम मतलब इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा फ्रेंडली तरीके से इन्वायरमेंट के हित में हम काम कर पाएंगे सर? जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, खास तौर से हमारे यूथ के लिए जो टेक फ्रेंडली हैं। जी आप देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं, हम लोग पुराने लोग जाते हैं कहीं तो जेब में वॉलेट लेके चलते हैं, पैसे लेते हैं। हमारे जो यूथ होते हैं टोटल मोबाइल के भरोसे रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, टेक फ्रेंडली बनिए, पर किंतु पर्यावरण की कीमत में मत बनिए। आपका सबसे पुनीत कर्तव्य है कि जो प्रकृति ने हमको दिया हुआ है, एक अच्छा स्वच्छ पर्यावरण दिया हुआ है, चाहे हमारे पानी हो, चाहे हमारा वायु हो, चाहे हमारे वाटर दूसरे रिसोर्सेज हो, सबको ध्यान में रखते हुए आप टेक्नोलॉजी का यूज करिए। और हर टेक्नोलॉजी के साथ ये भी देखिए कि हम पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाएं। और एक दूसरा शब्द आजकल आया है ग्रीन टेक्नोलॉजी का, सरकार भी बहुत प्रमोट कर रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें जिससे कि कार्बन का एमिशन कम से कम हो। और हमारा यूथ जिसकी संख्या बहुत बड़ी है और आगे देश का भविष्य उन्हीं के हाथों में है, अगर वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा तो जो हमारा एक कॉन्सेप्ट होता था भारत में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचा अधम शरीरा, ये हमारे पर्यावरण के शरीर के एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। और ये अगर स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो हम प्रगति भी करेंगे, निरोग रहेंगे। जी बिल्कुल सही। अभी जैसे आप प्रश्न को कंप्लीट कर रहे थे तो हमारे वो जो विधियां हैं जो उसके बारे में बता रहे थे वो भी दर्शकों को बताएं। जी बीच में मैंने विधिया बता रहा था। इसका एक है लैंड फिल करते हैं हम, जी। एक टेक्निकल एस्पेक्ट है जिसमें कि हम कचरे को ढेर में करके ऊपर से सील कर देते हैं और वो डिकम्पोज होता रहता है धीरे धीरे। दूसरा एक विधि होता है एसिड वॉश करते हैं, जो कि प्लास्टिक या इस तरह की चीज़ें गल जाती हैं, इसके पहले हम छोटे छोटे पीसेस करते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन हमारा प्रॉपर हो। और ई वेस्ट के ट्रांसपोर्टेशन के भी नियम होते हैं बहुत सारे। आपने देखा होगा कि नगर निगम, अगर आप भोपाल की बात करें या दूसरे शहरों में, तो नगर निगम की गाड़ियां घूमती हैं जिसमें कि एक छोटा सा डब्बा बना रहता है जिसमें ई वेस्ट लिखा होता है और लोगों को से अपील की जाती है कि इसमें अपना ई वेस्ट डालिए। इसके साथ जो बहुत सारी नगर निगम हैं वो ये भी प्रावधान करती हैं कि अगर 4 से 5 किलो का ई वेस्ट आपके घर से निकलता है तो नगर निगम को फ़ोन करिए, वो कलेक्ट कर लेगा। और बड़ा जो ई वेस्ट है उसके लिए डंपिंग भी है, उसको आप कबाड़ी को ना बेचें ई वेस्ट, क्योंकि वो आपसे 150 रुपये में खरीदता है और उसको डंप कर देता है, जो कि नुकसानदेह है। तीसरा इसका जो एक विधि होती है इंसिनरेशन, जो हम हमारे इस तरह के दाह केंद्र होते हैं जो इंसिनरेट कर देते हैं, उसको जला दिया जाता है। उसका भी एक दुष्परिणाम होता है कि जो हार्मफुल गैसेज होती हैं वो हमारे वातावरण को दूषित करती हैं। इसका अगर हम देखें तो हम 3-4 यूज की बात करें, हम सबसे पहले ई वेस्ट को रिफ्यूज़ करना शुरू करें, जो बहुत ज़रूरत हो तो ही लें, नहीं तो नहीं रिफ्यूज़ करें। दूसरा, इसको हम रिड्यूस करें, इसका उपयोग को रिड्यूस कम करें। हम इसको हम अगर रीयूज कर सकें, दूसरे को जो ज़रूरतमंद को दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा, उसको फेंकने की जगह। और लास्ट पे बनता है हमारा रिसाइकिल। तो ये जो 4R है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम देखें तो हम पर्यावरण को कुछ हद तक सुधार पाएंगे। और एक कहावत है, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बिल्कुल सही कहा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, जो स्वामी विवेकानंद जो हमारे यूथ आइकॉन उन्होंने कहा था, ये बिल्कुल सच बात है कि हमें खुद से ही शुरुआत करनी होगी। अब हमारे साथ, जैसा कि आज हम राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहे, दिवस भी है आज, और हम सप्ताह भर से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, तो आज के विषय पर भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं IPS श्री दिनेश चंद्र सागर जी, जो कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, शुभकामना के साथ जी कि आपने हमें मौका दिया। जी सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। सप्ताह भर से इसकी तैयारियां की जाती हैं। क्या उद्देश्य होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने का, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ये एक हमारे राष्ट्रीय देशभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। और जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या नेशनल सेफ्टी डे बोलते हैं जी, तुरंत मन में झंकृत होता है कि इसमें देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित है जी। लेकिन इसके साथ ही जो सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरनमेंट है जी, उससे संबंधित इसकी जो मूल अवधारणा है वो हमें ज्ञात होनी चाहिए कि जो इस वर्ष की थीम है जी वो ये है कि RA नो हार्म, जीरो हार्म, जी, यानी कि वर्क प्लेस पर किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, कोई नुकसान ना हो, शून्य नुकसान हो।
उसके लिए जो इंडस्ट्रीज हैं और जो ऐसे संस्थान हैं जी। उनको आगे बढ़कर जो सेफ्टी के संसाधन हैं उस पर प्रकाश डालना पड़ेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जवाबदारी समझनी पड़ेगी जी। और सेफ्टी संबंधित जो एहतियात हैं उनको बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्रीज हैं, किसी प्रकार की इंडस्ट्री हो सकती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, गैस की इंडस्ट्री हो सकती है या फिर और भी कई प्रकार की इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, तो उन इंडस्ट्रीज में जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे जो लेबर है, हमारे जो अधिकारी हैं, जो मशीन के पीछे जो काम करते हैं या जो मशीन के साथ जो काम करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारा जो दायित्व है, हमारी जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही को रेखांकित करने के लिए ये जो सप्ताह है, जी। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जाएगा, उसमें नाना प्रकार के आयोजन होते हैं। उसमें बच्चों को, बुजुर्गों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, सबको जागृति लाई जाती है कि हमें किस प्रकार से इन 3 चीजों में जो शी नाम से है, कि सेफ्टी है, हेल्थ है, एनवायरमेंट है और साथ में जो देशभक्ति की भावना है, उससे ओतप्रोत होकर हम अपनी भी सुरक्षा करें और जो हमारे साथी है उसकी भी सुरक्षा करें। तो ये एक तरह से बहुआयामी एक ये मल्टीफेसेटेड, ये मल्टीप्रोंग्ड ये स्ट्रैटेजी है जो शासन की है और जिसका एक बहुत ही गंभीर और अच्छा और सुखद इतिहास रहा है। जी। तो हम उस इतिहास पे खरे उतरे, यही हम सबकी जी। इस हफ्ता को मनाने की उद्देश्य रहता है। जी। चलते चलते आप राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश है ना, वो जहाँ भी काम करते हैं वहां पर एक तो देशभक्ति की भावना उनमें हमेशा जागृत रहनी चाहिए और देशभक्ति की भावना से तात्पर्य है कि आप सुरक्षित हैं, सलामत हैं, तभी आप देशभक्ति कर पाओगे। चाहे वो यातायात के नियमों का पालन करना है या वो इंडस्ट्री में रहते हुए जो सुरक्षा के नियम है उनका पालन करना है। जो छात्र छात्राएं हैं उनको जैसे सोशल मीडिया का नशा रहता है उससे बचें, वो भी एक तरह की सेफ्टी है जिससे आपको उस माहौल से बचाना है। पहले अपना उद्देश्य देखिए कि आपका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य की पूर्ति कीजिए और राष्ट्र के निर्माण में आप सजग रहिए, तत्पर रहिए और बढ़ते चले। यहाँ मैं भारत रत्न भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 2 पंक्तियां कहूंगा, मौत से ठन गई की, हर चुनौती को 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, एक तेवर तूफान का त्योरी तन गई, मौत से ठन गई। यानी हमारी ठान जानी चाहिए कि हमें सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपना भी और दूसरों का भी और अपनों का भी। तो इन्हीं भावों के साथ मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो हफ्ता है, ये हफ्ता ही ना रहे कि ये आपकी दिनचर्या में बच जाए कि हमें शी का ध्यान रखना है, यानी सेफ्टी, हेल्थ और एनवायरमेंट। इन सब का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु बनेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही सटीक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी कि शी जो फंडा है उन्होंने जिस तरह से बताया उसको फॉलो कीजिए। स्वच्छता, हेल्थ और आपकी जो भी इन्वायरमेंट उसको आप ज़रूर ध्यान में रखते हुए काम कीजिए। और सुरक्षा जो दिवस है वो एक दिन नहीं मनाना है, हमें पूरे वर्ष भर अपने देश को सुरक्षित कैसे रखना है, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है, इसके लिए सोचना आपको होगा। हम आपको समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, प्रचार और प्रसार भी करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, अभी मैं चाहती हूँ कि मैं जो हमारे कवि महोदय हैं उनसे मैं चर्चा कर लूँ कि आप मुझे, जैसा कि अभी नारी दिवस का भी समय आ रहा है और जैसे कि 8 तारीख को हम विश्व नारी सप्ताह महिला दिवस मनाते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई कविता हो आप जो हमारी नारियों को संबोधित करते हुए अगर बहुत ही अच्छी है, नारी के संबंध में भी है और चूँकि सुरक्षा का अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी मनाया जा रहा है तो इस समय नारी की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम सब देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे देश में आज सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए उनके ऊपर से मैंने लिखी है कविता जो है जी। और कहीं ना कहीं नारी दिवस पर उसमें समाधान भी प्रस्तुत किया है मैंने जी। जो कविताएं हैं वो एक माध्यम होती हैं अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का, जो कि हमारे कवि महोदय कर रहे हैं। पूरी स्थिति नारी के संबंध में है और उसमें आखिरी में सजेशन भी दिया है कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कि नर की जो है जन्मदात्री, नर की जो है जन्मदात्री, उसकी ये लाचारी, नर के ही कारण फांसी पर झूल रही है नारी,
झूल रही है नारी। उसने जन्म दिया पुत्रों को, प्यार से खूब खिलाया, बहन बेटी की इज्जत करना किंतु नहीं सिखलाया। शायद वो तो भूल रही है अपनी जिम्मेदारी, नर के ही कारण फांसी पर झूल रही है नारी, झूल रही है नारी। 9 माह तक रखा गर्भ में, कितना कष्ट सहा है, लेकिन अपना हाल किसी से कुछ भी नहीं कहा है। जो सहती है प्रसव वेदना, पीड़ा कितनी भारी, नर के ही कारण फांसी पर झूल रही है नारी, झूल रही है नारी। जिंदा जलती बहू बेटियां जिस दहेज के कारण, किंतु हमने नहीं जलाया वह दहेज का रावण, जिसके कारण भ्रूण हत्या का पाप करे खुद नारी, नर के ही कारण फांसी पर झूल रही है नारी, झूल रही है नारी। पिंजरों में तो कैद यहाँ मासूम परिंदे हैं, मगर सलाखों के बाहर बेखौफ दरिंदे हैं। थानों में तैनात पुलिस खुद होती भ्रष्टाचारी, नर के ही कारण फांसी पर झूल रही है नारी, झूल रही है नारी। संस्कृति की सीता को हरने छद्म भेष में रावण है, द्रौपदी का चीर हरण करते दुष्ट दुशासन है। पुत्र मोह की पट्टी बांधे आँखों पे गंधारी, नर के ही कारण फांसी पर झूल रही है ना। मैं कंक्लूजन जी, बहुत ही सुंदर कविता, और नर के ही कारण झूल रही हैं नारी जो कविता है वो बहुत ही अच्छी आपने हमारे दर्शकों को सुनाई, जो नारी दिवस उसके महत्व को बताया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। बिल्कुल सही कहा है, जहाँ की नारी देवी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, और जहाँ देवियाँ नहीं होती हैं, नारियाँ नहीं होती हैं, वहाँ कहते हैं नारीहीन जो घर होता है वो भूतों का ढेरा होता है। तो नारी का सम्मान कीजिए, उसके साथ समानता का व्यवहार कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समाज में इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है। चलिए, हमारे साथ एक फ़ोन कॉलर भी हैं, फ़ोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। प्रश्न गुड आफ्टरनून जी, बोलिए। हाँ, ये मेरा प्रश्न डॉक्टर राजेश सक्सेना से है। जी डॉक्टर, ये बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ग्लोबल वार्मिंग, ये दो चीजें, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और कैसे संबंध है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज होने की वजह से होती है, तो इसका आपस में कैसे संबंध है? और समय के साथ तो ये चीज बढ़ती जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी सबकी बढ़ती जा रही है। एक तो ये, और दूसरा ये है कि घर में ई वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और घर के बाहर ई वेस्ट निकलता है तो उसका मैनेजमेंट वो सरकार करे या जो करे, इन दोनों का इफेक्ट क्या, थोड़ा बताइए। जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। एक तो ग्लोबल वार्मिंग और ई वेस्ट, देखिए बहुत बड़ा संबंध होने जा रहा है धीरे धीरे। पहले तक हम दूसरी चीज़ों से निपट रहे थे कि हम पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, हमारे गैसेस का जो वातावरण में होता है, और साइंटिफिक टर्म में हम उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। गैसों का जो एक अच्छा हेल्दी मिक्सचर होता था वो ख़त्म हो रहा है, और उसका परिलक्षण ये हुआ कि हमारी जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म हो रही है, जो यूवी रेडिएशन से हमको बचाव करती है। तो पहली चीज़, जो हम इंसिनरेशन भी करते हैं, जो हमारे लेड कैडमियम इस तरह के जो हैवी मेटल्स होते हैं, ये मिट्टी में भी मिल रहे हैं, मिट्टी में भी ऊष्मा होती है जो कि उसका उत्सर्जन होता है,
और जो हम इंसिनरेशन कर रहे हैं या डंपिंग स्टेशन है हमारे जो लैंडफिल कहलाते हैं, जी। गैस फार्म में ये चीज़ें ऊपर जाते हमारे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है दिनों दिन। तो अभी शुरुआत हुई है और धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और आगे जाके हम सिर्फ ई वेस्ट से कैसे वातावरण को बचाया जाए इस पर हम बहुत ज़्यादा चिंतन करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो एक मैनेजमेंट की बात होती है कि जो हाउस होल्ड ई वेस्ट है उसको कैसे मैनेज किया जाए। हम जो आपसे पहले मैंने अभी चर्चा में बताया कि 4 R होते हैं। एक तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना जितनी आवश्यकता है बिल्कुल करिए, रिफ्यूज करें, उसको रीयूज करें। हमारे काम वाले भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है, उनको हम दें, उनको उदार भाव से उसको दें और उसका उपयोग की विधि भी बताएं। तीसरा, हम उसको रिसाइकिल करने के लिए दें। आप देखते हैं भोपाल में अगर बात करूं या शहरों में, तो एक नगर निगम की गाड़ी घूमती थी, पहले वो गाना भी गाते हुए निकलती थी, उसमें ई वेस्ट का एक डब्बा होता है, और अगर 3 से 5 किलो के बीच में कोई इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपके घर में होता है तो नगर निगम के कॉल सेंटर को फ़ोन करिए, वो वहाँ से उठा के ले जाएंगे। स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये अभी का कल का ही फोटो है कि एक अलग डब्बा होता है। अपने घर में लोगों को अवेयर करें, बच्चों को, बड़ों को। और तीसरा, पहले क्या होता था कि ई वेस्ट को कचड़े के साथ फेंक दिया जाता था और उनके लिए सभी कुछ कचड़ा होता था। जब से ये हम लोग चेते हैं, सरकार चेती हैं, उन्होंने अलग अलग डब्बे रखे हैं। आप देखते हैं अभी हर सड़क के किनारे आपको नीले रंग का डब्बा, हरे रंग का डब्बा, पीले रंग का डब्बा मिलता है। अब एक काले रंग का डब्बा भी मिलेगा जो ई वेस्ट के लिए डब्बा होगा। तो इस तरह चीज़ों को हम सरकार की मदद करें, एजेंसी नगर निगम की मदद करें। चीज़ों को अगर हम अलग अलग फेंक देंगे तो सेग्रीगेशन में हमारा जो हार्मफुल इम्पैक्ट होता है काम करने वालों पे नहीं होगा, सेग्रीगेशन जल्दी होगा। बहुत सारी साइंटिफिक विधियां हैं, उसका अनुपालन करते हुए हम उसको इंसिनरेट भी करेंगे, हम उनको लैंडफिल से भी ले जाएंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और पहले क्या होता था, जो हमारा इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता था, इसमें लेड भी होता था, आपका सोना भी होता था, चांदी भी होती थी, इस तरह का गोल्ड भी होता था, वो भी वेस्टेज हो जाता था। तो अभी दिल्ली में सीलनपुर एक जगह है जहाँ इको फ्रेंडली तरीके से इन सब चीज़ों का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो इन चीज़ों को अपनाएं। और मैंने अभी फिर से एक बार बोलूँगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम ये सोचें कि हम जहाँ रहते हैं आसपास का पर्यावरण ठीक रखें, कुछ लोगों को शिक्षित कर पाएं, तो भी एक पुनीत कार्य होगा हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए। बिल्कुल, बहुत खूब। और आपने जैसे इस कार्य के बारे में बताया कि आसपास के लोगों को जागरूक करना है, उसी से संबंधित मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हम जन जागरूकता ला सकते हैं ई वेस्ट को लेकर, वो दर्शकों को बताइए आप। देखिए, आज एक ये जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं भी एक जन जागरूकता का एक माध्यम होता है। हमारे कवि महोदय भी बैठे हुए हैं, कविताओं के माध्यम से भी जन जागरूकता ला सकते हैं हम। नुक्कड़ नाटक हमारा एक माध्यम हो सकता है कि जिसके माध्यम से हम हमारे युवा वर्ग लोगों को इस तरह का प्रेरित करें, और गाँव में या जो हमारी अशिक्षित जनता है जिसको नहीं मालूम है उसको सरल शब्दों में उसको समझाएं। पोस्टर भी एक माध्यम होता है, प्रचार माध्यम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग, हम जैसे कोविड के टाइम पे आप देखिए क्या हुआ था, एक नया भयावह स्थिति हुई थी, लोगों को कुछ नहीं मालूम था कि कोविड होता क्या है, कैसे बचाव करें। अब हम मजबूत हो गए हैं। आप देखिए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जन जागरूकता का एक प्रोग्राम है, हमारी सरकारों की एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज दुनिया जूझ रही है, हम स्वस्थ हैं, आज हम फिर से हंस बोल रहे हैं, हाट बाजार भी कर रहे हैं। तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इस भावना को लेके हम अगले भी फूड चेन की तरह लोगों को सुधारें, जन जागरूक करें, तो शायद हमारा देश भारत विश्व गुरु है, रहेगा और आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल। सर, एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जो लोग ई वेस्ट से संबंधित कोई जानकारी चाहते हो, उनके लिए कोई वेब पोर्टल है या कोई ऑनलाइन जहां पर वो जाकर सर्च कर सकते हैं या आपसे संपर्क कर सकते हैं, उसके बारे में? देखिए, बहुत सारी हमारे जैसे अभी पहले ही बात हुई थी कि हमारे जो युवा वर्ग है यो टेक फ्रेंडली है, मिनटों में वो चीज़ों को निकाल लेते हैं। बहुत सारी वेबसाइट दी हुई है। सरकार की जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वो अथराइज्ड एक सेंटर होता है, हर स्टेट में होता है वो। और इसके साथ हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसकी साइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे नियम हैं, भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है कि किन किन चीज़ों को ई वेस्ट के तहत रखा गया है। 21 चीज़ें थी जो 125 के आसपास हो चुकी हैं, उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगा कि कौन सा आइटम हमारा ई वेस्ट में आता है। तो इस तरह की बहुत सारी पढ़े लिखे लोगों के लिए है, हमारा युवा वर्ग उससे निकाले। और मैं तो चाहूँगा कि ये चीज़ें बच्चों की नई शिक्षा नीति चल रही है, सिलेबस में भी आए। हम बच्चों को शुरू से ही ई वेस्ट के बारे में पढ़ाएं, जैसे हम जैविक खेती के बारे में पढ़ाने लगे हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में बताने लगे हैं, पर्यावरण असंतुलन के बारे में पढ़ाते हैं। अब इसको भी इंट्रोड्यूस किया जाए कि ई वेस्ट क्या है और उसका निष्पादन
कैसे किया जाए। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और सोचना आपको ही और हमें ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए ही दुष्प्रभाव एक क्रियान्वित की जा रही हैं। जो सिचुएशन है वो हमारे लिए ही तैयार हो रही है और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इससे हमारी हेल्थ पर ही असर आएगा। तो इसके लिए सोचना हमें ही है और आप सोचना शुरू कीजिए, संपर्क कीजिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट कीजिए अपने घर के लिए। जो भी चीज़ें जैसा कि कचरे का निष्पादन करने के लिए बताया डॉक्टर साहब ने, उसको भी आप क्रियान्वित कीजिए और संपर्क कीजिएगा आप। चलिए, तो हमारे साथ कवि महोदय भी हैं, हम उनसे आगे एक कविता चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को सुनाए। जैसे कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी चल रहा है जी। और हमारे देश की सुरक्षा में हमारे सैनिकों का एक बड़ा अहम रोल रहता है। जी। हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं जी। और उनका क्या जीवन है, इसी पर मैंने अभी बिल्कुल नवजात रचना है ये। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि मेरा कार्यक्रम है और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी है, तो एक सैनिक की मनोदशा क्या होती है कि वह अपने घर आया, नई नई शादी हुई है और उसको ये आदेश मिल जाता है कि दुश्मनों ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, आप फ़ौरन चले आइए। तो पत्नी से इजाज़त चाह रहा है जाने के लिए और पत्नी को लग रहा है कि न जाने क्या वो लौट के आ पाता है कि नहीं। तो इसी मनोदशा को लेकर के वो कैसे समझा रहा है अपने पत्नी को, ये एक गीत है। पास बैठो जरा तुम हमारे प्रिय, कल सुबह हम तुम्हें छोड़ कर जाएंगे। क्या पता हम तुम्हें फिर मिले ना मिले, क्या खबर हम कब लौट कर आएंगे। पास बैठो जरा तुम हमारे प्रिय, दूर रहने को हम तुमसे मजबूर हैं, सहनी होगी हमें तो विरह वेदना। एक दूजे को देखें हम इस तरह, चांद को देखूं मैं, चांद तुम देखना। कैसे रह पाएंगे हम हो के तुमसे जुदा, देख लेना किसी फूल को तोड़ कर। पास बैठो जरा तुम हमारे प्रिय, गोलियां अपने सीने पे झेलेंगे हम, पीठ दुश्मन को पर ना दिखाएंगे हम। सर कटा लेंगे अपना वतन के लिए, शीश अपना कभी ना झुकाएंगे हम। फर्ज अपना निभाएंगे हर हाल में, आएंगे ना कभी उससे मुख मोड़ कर। पास बैठो जरा तुम हमारे प्रिय, जिंदगी एक किराए का घर है प्रिय, एक न एक दिन इसे तो बदलना ही है। मौत आवाज देगी जब भी हमें, घर से बाहर हमें तब निकलना ही है। देह दुल्हन बनी पहन तिरंगा कफन, जाएगी शान से ये जहां छोड़ कर। पास बैठो जरा तुम, अंतिम है ये। आँख से हो गए हम ओझल
अगर आस मिलने कि फिर भी न मर पाएगी। दूर सिंदूर हुआ अगर मांग से, गोद सूनी तुम्हारी तो भर जाएगी। फिर से लेंगे जन्म हम नए जिस्म में, प्यार के वो पुराने निशान ओढ़ कर, पास बैठो जरा तुम। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविता, आपने बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। अब मैं चलते चलते हमारे जो डॉक्टर राजेश जो कि वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि शासन की तरफ से ई वेस्ट को लेकर किस तरह से प्रबंधन किया जा रहा है। बहुत उचित सीमित शब्दों में बताएं, और साथ ही साथ आज के लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है। जी देखिए, अभी 1 अप्रैल 2023 से शासन के कड़े नियम लागू होने वाले हैं जो कि पर्यावरण वन मंत्रालय ने फ्रेम किए हैं। उसके तहत पनिशमेंट का भी प्रावधान होगा। सरकार के मापदंडों के अनुरूप अगर निष्पादन नहीं करेंगे आप, तो उसके लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। और चलते चलते मेरा एक बहुत अच्छा संदेश है हमारे उन भाइयों के लिए जो अपनी रोजी रोटी के बिना ई वेस्ट के बारे में जाने, रोजी रोटी के लिए जो कचरा बीनते हैं और उसको बोरियों में भर के कहीं एक जगह इकट्ठा करते हैं, उनको मेरा हृदय से धन्यवाद और नमस्कार भी है कि वो यद्यपि अपने पेट के लिए कर रहे हैं, पर समाज की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग करना है, नगर निगम का सहयोग करना है। गाड़ियां जब आती हैं तो उसमें प्रॉपर जगह पे कचरा डालना है ताकि उसका निष्पादन सही ढंग से हो सके और आप पर्यावरण को शुद्ध रख सकें। अगर पर्यावरण शुद्ध होगा तो आप सुखी होंगे, देश सुखी होगा, प्रदेश सुखी होगा और हम सब धन धान्य होंगे। धन्यवाद आप सबको, और इसका पालन करें कृपया। जी बिल्कुल, बहुत ही सही आपने एक संदेश दिया कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा किस तरह से कर सकते हैं, और आप वो सुरक्षा हर दिन कर सकते हैं समाज के लिए, एक देश के लिए, एक अच्छे बेहतर देश का निर्माण करने के लिए जो सहयोग आप कर सकते हैं वो ई वेस्ट के द्वारा आप उसको संतुलित कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी सुमिता सिरोठिया को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।